Hello friends, I am Parul Garg. I welcome you all in the lecture series of Human Resource Management. आज की वीडियो में हम बात करेंगे Human Resource Accounting. That what is Human Resource Accounting? तो इसको समझने से पहले हम अकाउंटिंग टर्म समझ लेते हैं. अकाउंटिंग टर्म एक फाइनेंशियल टर्म है जिसका मतलब होता है कि बिजनेस में जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं अब वो टिप्स पे किसी को भी याद नहीं रहते क्योंकि इतना सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं कि कोई भी पर्सन उनको, कोई भी मैनेजर उनको याद नहीं कर सकता है. तो उनको क्या किया जाता है, उनको रिकॉर्ड किया जाता है इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स. क्यों रिकॉर्ड किया जाता है? ताकि उनको फर्दर एनालाइज किया जा सके जब भी वो नीडेड है कि कितना ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है, कितनी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिटेबिलिटी में है नहीं, यानी बिजनेस के ओवरऑल रिजल्ट को देखने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए बिजनेस के जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है. तो इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है अकाउंटिंग. अब बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग की. तो यहाँ अकाउंटिंग किसकी की जा रही है? ह्यूमन रिसोर्स की जा रही है. तो ह्यूमन रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है? असेट है. आज के टाइम में हर ऑर्गेनाइजेशन अपनी ह्यूमन रिसोर्स को असेट मानकर चलती है और उनको अपनी बुक्स में शो भी करती है. यानी ऑर्गेनाइजेशन में ये देखा जाता है कि एम्प्लॉइज पर कितनी कॉस्ट खर्च की जा रही है, कितनी कॉस्ट इनकर हो रही है, इसको मेजर करना प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग कहलाता है. किन टर्म्स में मेजर करती है? कि उनको रिक्रूट करने में, सेलेक्ट करने में, हायर करने में, टू ट्रेन देम एंड टू डेवलप ह्यूमन रिसोर्स. यानी एक एम्प्लॉय को पूरा रेडी करने में कितनी ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट आ रही है, उस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग. दूसरी डेफिनेशन हम इसकी कह सकते हैं आइडेंटिफाई एंड मेजरिंग द डेटा अबाउट ह्यूमन रिसोर्स, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग. इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स मेजरिंग द इकोनॉमिक वैल्यू. हम एम्प्लॉइज की क्या कर रहे हैं? इकोनॉमिक वैल्यू को मेजर कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ पेमेंट ऑफ सैलरीज. की ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉइज को क्या दे रही है? सैलरीज देती है, अदर बेनिफिट्स दे रही है और साथ में ये देखती है कि इन रिटर्न ऑर्गेनाइजेशन को उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए एम्प्लॉइज कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. तो इस पूरे प्रोसेस को मेजर करना, उनकी इकोनॉमिक वैल्यू को मेजर करना, दैट इज कॉल्ड एज ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग. तो ये मेजरिंग क्यों की जा रही है? इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? तो ऑब्जेक्टिव्स इसके देख लेते हैं. टू प्रोवाइड द कॉस्ट वैल्यू इंफॉर्मेशन, कि कॉस्ट वैल्यू हमें पता लग जाती है कि ऑर्गेनाइजेशन में जब हम एम्प्लॉइज को एक्वायर कर रहे हैं, उनको डेवलप कर रहे हैं, उनको एलोकेट कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं फॉर द लाइफ, तो उसमें कितनी ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट आ रही है ये पता करना. सेकेंड, टू लुक दैट वेदर द ह्यूमन रिसोर्स आर इफेक्टिवली यूटिलाइज्ड और नॉट, कि जो भी स्किल्स और एबिलिटीज एम्प्लॉइज के पास हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है. तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग. टू फाइंडिंग द डेप्रिशिएशन और एप्रिशिएशन अमंग ह्यूमन रिसोर्सेज, कि एम्प्लॉइज टाइमली, यानी ऑर्गेनाइजेशन में जितना टाइम वो काम कर रहे हैं तो टाइम के हिसाब से उनका डेप्रिशिएशन क्या हो रहा है, कितना हो रहा है, ये पता करना. टू सी वेदर द ह्यूमन रिसोर्सेज आर प्रोवाइडिंग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि ऑर्गेनाइजेशन जो इन्वेस्टमेंट कर रही है एम्प्लॉइज पर उसका रिटर्न उसको कितना मिल रहा है ये पता करना. मीन्स जो रिटर्न मिल रहा है वो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट में है या नहीं, ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है या नहीं, ये देखना. टू प्रोवाइड ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग डिटेल, कि ह्यूमन रिसोर्स की जो भी अकाउंटिंग की जा रही है उसकी जितनी भी डिटेल्स हैं वो आउटसाइडर पार्टीज जो भी इंटरेस्टेड है उसे पता करने में, तो उनको वो सारी इंफॉर्मेशन देना. जैसे कि बैंकर्स को चाहिए होती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, क्रेडिटर्स को, जिनको भी इंटरेस्ट होता है उस डिटेल में उनको वो सारे डिटेल्स प्रोवाइड करना. नाउ बेनिफिट्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग. ह्यूमन रिसोर्स के क्या बेनिफिट्स हैं? ये हेल्प करता है मैनेजर्स को मैन पावर प्लानिंग करने में, कि प्रॉपर प्लानिंग की जा सके, पर्सोनल पॉलिसीज अच्छे से बनाई जा सके, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स किया जा सके, प्रॉपर प्लेसमेंट हो सके एम्प्लॉइज का, देन एम्प्लॉइज का मोरल बढ़ाना, उनको मोटिवेट करना, ऑर्गेनाइजेशन में बेस्ट ह्यूमन रिसोर्स को अट्रैक्ट करना और एम्प्लॉइज के लिए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स डिजाइन कराना, इन्वेस्टर्स को प्रॉपर इंफॉर्मेशन, जो भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग ह्यूमन रिसोर्स वो सारी देना. तो ये सब बेनिफिट्स हैं ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के.
अब बात करते हैं नीड फॉर ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग कि ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग क्यों नीडेड होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिव मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग कराता है, इसलिए इसकी जरूरत होती है। एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है। It increase human asset productivity. It provide financial information of human asset कि जिन भी आउटसाइडर पार्टीज को ह्यूमन एसेट की इंफॉर्मेशन चाहिए उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने में हेल्प करना। एम्प्लॉइज का मोरल इंक्रीज कराना, वो जॉब से सेटिस्फाइड है या नहीं ये देखना, उनकी क्रिएटिविटी इंक्रीज कराना। तो ये सारे उसके नीडेड हैं। बेनिफिट्स, नीड, ये सब सेम थिंग्स हैं, तो सारे पॉइंट्स आपको सिमिलर लगेंगे। अब बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग मेथड्स फॉर वैल्यूएशन कि ह्यूमन रिसोर्स को किस तरीके से उसका वैल्यूएशन किया जा सकता है। इसके दो मेथड्स हैं, ह्यूमन रिसोर्स कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड और सेकंड मेथड है ह्यूमन रिसोर्स वैल्यू अकाउंटिंग मेथड। इसको इकोनॉमिक वैल्यू अकाउंटिंग मेथड भी कहा जाता है। इसमें क्या है कि प्रेजेंट वैल्यू देखी जाती है कि ह्यूमन रिसोर्स की प्रेजेंट वैल्यू क्या है। तो इसके कुछ मेथड्स हैं, इनको हम डिटेल में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड्स की, जिसके अंदर सबसे फर्स्ट मेथड है हिस्टोरिकल मेथड। हिस्टोरिकल मेथड दिया था पाइल, ब्रूमिट और फ्लेमहोल्ट्ज ने। इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बताया था कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी ह्यूमन रिसोर्स हैं उनको असेट माना जाता है, तो उस असेट पर उनको रेडी करने में जितनी भी कॉस्ट लगती है उस कॉस्ट को कैपिटलाइज किया जाता है और फिर उस कॉस्ट को अमोर्टाइज किया जाता है, यानी उसका डेप्रिसिएशन हर साल देखा जाता है एंड टू एक्सपेंस आउट द कॉस्ट टू द एक्सटेंट चार्ज्ड। ठीक है, तो इसमें ये देखा जाता है कि जो भी हमारी ह्यूमन रिसोर्स है उसको हम एज अ फिक्स्ड असेट मान लेते हैं, क्योंकि उस पर एक बार कॉस्ट इनकर की जा रही है कि उसके रिक्रूटमेंट में कितनी कॉस्ट लग रही है, उसकी हायरिंग में, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में कितनी कॉस्ट इनकर की जा रही है। तो उस सारी कॉस्ट को कैपिटलाइज करना और फिर उसको टाइमली यानी ओवर द फ्यूचर हर साल के हिसाब से उसको अमोर्टाइज या डेप्रिशिएट करना और ये देखना कि प्रेजेंट वैल्यू उसकी कितनी निकल कर आ रही है, उसकी क्या कॉस्ट है। देन रिप्लेसमेंट कॉस्ट अप्रोच। रिप्लेसमेंट कॉस्ट अप्रोच दी थी लिकर्ड और फ्लेमहोल्ट्ज ने ऑन द बेसिस ऑफ रिप्लेसमेंट कॉस्ट। मतलब इन्होंने ये बताया था कि ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई एम्प्लॉय वर्क कर रहा है तो उस एम्प्लॉय को रिप्लेस किया जाता है न्यू एम्प्लॉय से, और वो न्यू एम्प्लॉय कैसा है, उसके अंदर इक्विवेलेंट एबिलिटी है जो फर्स्ट एम्प्लॉय के अंदर है, यानी सेम एबिलिटीज उसके अंदर हैं, सेम स्किल्स उसके अंदर हैं। मींस उस न्यू एम्प्लॉय को फर्स्ट एम्प्लॉय की जगह रिप्लेस किया जा रहा है विद द सेम एबिलिटीज। तो जो भी उसकी वैल्यू आएगी, जो भी एक्सपेंसेस आएंगे उस न्यू एम्प्लॉय को लेकर आने में, उसकी हायरिंग करने में, सिलेक्शन करने में, उसको ट्रेनिंग करने में, मीन्स जो भी कॉस्ट उसको रेडी करने में लगेगी वो करंट वैल्यू यानी वो कॉस्ट कहलाएगी इस एम्प्लॉय की। रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या है, दूसरे एग्जाम्पल से इसे समझ लेते हैं। सपोज कीजिए आपको एक लैपटॉप खरीदना है, ठीक है। अब आपको उसका प्राइस नहीं मालूम, लेकिन उसके सेम कॉन्फ़िगरेशन का आपको दूसरा लैपटॉप मार्केट में मिल रहा है और उसके आपको कॉस्ट मालूम है, तो वो उस पहले लैपटॉप की रिप्लेसमेंट कॉस्ट कहलाएगी। दैट इज कॉल्ड एज रिप्लेसमेंट कॉस्ट। नाउ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दी थी हैकीमैन और जोन्स ने। आपको पता होगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आप 12th से पढ़ते आ रहे हैं, इसका कंसेप्ट आपको समझ में आता होगा कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। जो भी हमारे पास ऑल्टरनेटिव है यानी इसको हम फोरगोन कॉस्ट भी कहते हैं, तो उस ऑल्टरनेटिव की जो कॉस्ट होती है दैट इज कॉल्ड एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसमें क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द वैल्यू ऑफ एन असेट व्हेन देयर इज एन ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ इट। अब यहाँ इस टर्म्स में, ऑर्गेनाइजेशन के टर्म्स में से बताया गया है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। ऑर्गेनाइजेशन में मान लीजिए एक एम्प्लॉय है, वो काम कर रहा है, ठीक है। HR डिपार्टमेंट में मान लीजिए HR डिपार्टमेंट में एक एम्प्लॉय है जिसकी सैलरी है 1,50,000। अब वो काम कर रहा है उसमें। अब उस पर्सन का ऑल्टरनेटिव यूज देखा जाता है अदर डिपार्टमेंट्स में कि ये बंदा कितने और डिपार्टमेंट्स में भी काम कर सकता है, इसका कितनी और जगह ऑल्टरनेटिव यूज लिया जा सकता है। तो उस बेस पर सेवरल डिविजनल हेड्स जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो बिडिंग करते हैं।
फॉर द सर्विसेज ऑफ वेरियस पीपल, यानी उन एम्प्लॉइज की सर्विसेज के लिए बिडिंग करते हैं जिनकी उन्हें नीड होती है, यानी वो एम्प्लॉइज जो स्कार्स होते हैं उनकी बिडिंग की जाती है अमंग देमसेल्फ, आपस में ही वो बिडिंग करते हैं कि कितना अमाउंट यानी कितनी कॉस्ट वो उस एम्प्लॉय की लगा सकते हैं। जैसे एचआर डिपार्टमेंट उनको दे रहा है 1,50,000। अब मान लीजिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ही उस पर्सन को अगर अपॉइंट किया जाता है तो वहां उसका ऑल्टरनेटिव यूज हो रहा है, वो लोग उसको ऑफर करते हैं 1,70,000। अगर बात करें मार्केटिंग डिपार्टमेंट की तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में उसको ऑफर किया गया 1,80,000। और फाइनेंस डिपार्टमेंट में बात करें तो वहां उसकी बिडिंग लगती है 2 लाख। तो उस कंडीशन में उसकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी वो कहलाएगी कि ये कॉस्ट कि अगर उसकी ऑल्टरनेटिव कॉस्ट क्या है यहाँ देखा जाएगा उसके बिड प्राइस से जो मैक्सिमम उसका बिड प्राइस होगा वो कहलाएगी उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो दिस इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मान लीजिए कोई एम्प्लॉय है वो टीसीएस में वर्क कर रहा है और उसके पास ऑफर आता है किसी कंपनी से, इन्फोसिस से मान लीजिए उसके पास ऑफर आता है, तो इन्फोसिस उसके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगा क्योंकि वो उसको छोड़कर आपकी कंपनी में वर्क कर रहा है, वो टीसीएस में वर्क कर रहा है, तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, इन्फोसिस उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगी। तो दिस इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। आ गया ये समझ में कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक बेस्ड मॉडल्स की, जिसमें फर्स्ट मॉडल है हर्मनसन्स मॉडल। हर्मनसन्स मॉडल्स रॉबर्ट एच हर्मनसन्स ने दिया था, जिन्होंने 2 मॉडल सजेस्ट किए थे ह्यूमन रिसोर्स को मेजर करने के लिए। फर्स्ट मॉडल है हर्मनसन्स अनपरचेज्ड गुडविल मॉडल। ये मॉडल क्या कहता है, इसमें ये एज्यूम किया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन को जो प्रॉफिट हो रहा है वो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से प्रॉफिट अर्न हो रहा है। अब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से अगर एक्सिस में प्रॉफिट अर्न होता है तो वो प्रॉफिट अर्न होता है ह्यूमन रिसोर्स की वजह से। क्यों? क्योंकि जो भी प्रॉफिट एक्सिस में अर्न हो रहा है वो क्यों हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल की वजह से, और गुडविल किसकी वजह से है, ह्यूमन रिसोर्स की वजह से। तो जो एक्स्ट्रा में प्रॉफिट हो रहा है उसकी वैल्यू, उसको देखकर एचआर की वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है। तो ये है हर्मनसन्स अनपरचेज्ड गुडविल मॉडल। सेकंड है हर्मनसन्स एडजस्टेड डिस्काउंटेड फ्यूचर बेस्ड मॉडल। इस मॉडल में ये असम्पशन है कि एम्प्लॉइज की जो सैलरी है और उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यू है उन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप होता है और उसके बेस पर उनकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो निकाली जाती है कि उनकी जो फ्यूचर में जितने भी टाइम तक वो काम कर रहे हैं, मान लिया है कि 5 इयर्स का हम लेकर चलते हैं, तो 5 इयर्स के लिए डिस्काउंटेड वेजेस उनकी कैलकुलेट की जाती हैं और फिर उनको एडजस्टेड किया जाता है एफिशिएंसी रेशियो के साथ। एफिशिएंसी रेशियो क्या होता है, इट वेटेड एवरेज ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ रिपोर्टिंग फर्म। जिस फर्म का हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखा जाता है किसके साथ, विद ऑल द फर्म्स ऑफ द इकोनॉमी फॉर अ फिक्स्ड पीरियड। तो ये एफिशिएंसी रेशियो निकाला जाता है, उसके साथ प्रेजेंट वैल्यू को एडजस्ट किया जाता है और ह्यूमन रिसोर्सेज की प्रेजेंट वैल्यू निकाली जाती है। नाउ नेक्स्ट इज लेव एंड स्क्वार्ट्स मॉडल। ये मॉडल 1971 में लेव एंड स्क्वार्ट्स ने दिया था। इस मॉडल के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया था कि ह्यूमन रिसोर्स की जो वैल्यू कैलकुलेट की जाती है वो वैल्यू कैलकुलेट की जाती है डिस्काउंटेड वेजेस एंड सैलरीज के बेस पर। तो उन्होंने सबसे पहले क्लासीफाई किया सभी एम्प्लॉइज को अकॉर्डिंग टू देयर एज एंड स्किल्स के अकॉर्डिंग उनको क्लासीफाई कर दिया। फिर उसके बाद ये देखा कि नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन ईच कैटेगरी कितने हैं और उसमें ऐड कर दिया एवरेज एनुअल अर्निंग्स को। देन अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल को उन्होंने डिस्काउंटिंग फैक्टर मान लिया, इसको से सेलेक्ट कर लिया डिस्काउंटिंग फैक्टर, और उसके बाद निकालने हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर एनुअल अर्निंग्स हर एक एम्प्लॉय की रिटायरमेंट के डेट तक के लिए। अब उसका क्या करना है, लास्ट में प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए समेशन कर देना है प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ ऑल एम्प्लॉइज और ये निकल आएगी एचआर वैल्यू अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल। लेकिन इस मॉडल में कुछ ड्रॉबैक्स थी, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कंसीडर किया था वेजेस और सैलरी को कि वेजेस एंड सैलरी ही कॉस्ट एसोसिएटेड है एम्प्लॉय के साथ, लेकिन वेजेस एंड सैलरी के अलावा और भी कॉस्ट होती है जो एम्प्लॉय के साथ एसोसिएटेड होती है। और दूसरा इनकी लिमिटेशन ये थी
कि इन्होंने इस चीज़ को इग्नोर किया कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं अगर वो रिटायरमेंट से पहले ऑर्गेनाइजेशन को सेपरेट हो जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन से उसे छोड़ जाते हैं, तो उस कंडीशन में प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे, कैसे करेंगे, तो इन्होंने इस चीज़ को इग्नोर किया है। तो ये दो इनके लिमिटेशंस थे। इसके बाद आया फ्लेमहोल्ट्ज मॉडल, जो कि एडवांस मॉडल है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अर्निंग्स मॉडल का। इसको स्टोकेस्टिक रिवॉर्ड वैल्यूएशन मॉडल भी कहा जाता है। और इनका कहना था कि ह्यूमन बींग्स को ना तो खरीदा जा सकता है, ना ही ओन किया जा सकता जैसे और असेट्स को किया जाता है। तो एम्प्लॉइज जो होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स होती है, वो फ्री टू सर्व होती है फ्रॉम वन रोल टू अनदर इन इस कैरियर, या फिर ऑर्गेनाइजेशन को अगर वो लेफ्ट करना चाहती है तो वो फ्रीली मूव कर सकती है। तो उसके बेस पर उन्होंने ये एस्पेक्ट निकाला इंडिविजुअल की वैल्यू निकालने के लिए कि ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज कितने टाइम तक ऑर्गेनाइजेशन में स्टे करते हैं, तो उस कंडीशन में उनकी वैल्यू कितनी होगी। सेकंड एस्पेक्ट उनका ये रहा कि उन्होंने ये एक्सपेक्टेड कर लिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ लीविंग कितनी है एम्प्लॉइज़ की ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाने की, तो उस कंडीशन में वैल्यू कितनी एक्सपेक्टेड की जाएगी। उसके बेस पर उन्होंने प्रेजेंट वैल्यू HR की कैलकुलेटेड की बाई डिस्काउंटिंग द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर सर्विसेज एट अ स्पेसिफाइड रेट, कि फ्यूचर में जो भी सर्विसेज वो प्रोवाइड करेंगे, एक्सपेक्ट किया गया है कितनी सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके बेस पर उनकी डिस्काउंटेड मॉनेटरी वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। देन पेकिंस-ओगेन मॉडल, इसको सर्टेनिटी इक्विवेलेंट नेट प्रॉफिट मॉडल भी कहा जाता है, जो कि पेकिन-ओगेन ने 1976 में दिया था। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, इन्होंने क्या द सर्टेनिटी विद विच द नेट बेनिफिट्स from each employee in future will occur should also be taken into account while determining the value of human resource। Means कि इसमें जो प्रेजेंट वैल्यू एम्प्लॉइज की निकालनी है, उस प्रेजेंट वैल्यू के लिए पहले नेट बेनिफिट फ्रॉम ईच एम्प्लॉई देखना होगा कितना है, और सर्टेनिटी फैक्टर एट विच दीज बेनिफिट्स विल बी अवेलेबल ये निकालना होगा, और उसके बाद इन दोनों को कंसीडर करके एडजस्ट करके प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एम्प्लॉइज निकाली जाएगी। देन लास्ट इज जग्गी एंड लॉज मॉडल। जग्गी एंड लॉज मॉडल ने जो मॉडल दिया था, उन्होंने कहा था कि ग्रुप पर बेस होना है, मतलब जो वैल्यूएशन होगा एम्प्लॉइज का वो ग्रुप के बेस पर होगा, ना कि इंडिविजुअल। तो ग्रुप के बेस पर एम्प्लॉइज का वैल्यूएशन किया जाएगा, फिर उसे सेग्रीगेट करके इंडिविजुअल का वैल्यूएशन किया जा सकता है। तो ये मॉडल है होमोजीनस ग्रुप पर बेस्ड, कि जितने भी एम्प्लॉइज़ होंगे वो सेम एम्प्लॉइज़ होंगे, सेम कैटेगरी के एम्प्लॉइज़ होंगे, और इसमें ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट को कंसीडर किया जाता है कि कितने टाइम तक ग्रुप में एम्प्लॉइज़ रहते हैं, कितने टाइम तक एम्प्लॉइज़ अपने एम्प्लॉयमेंट में रहते हैं, उनका प्रमोशन पाथ देखा जाएगा कि कितने एम्प्लॉइज़ का प्रमोशन हो गया, कितने एम्प्लॉइज़ का डिमोशन हो गया, और इन सब चीज़ों को मार्कअप चेन रिप्रेजेंटेशन से किया जाता है, तो इसको यूज़ किया जाता है इसमें। साथ साथ में मल्टीपल प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ फर्दर चेंजेस आर टेकन इनटू कंसिडरेशन, मीन्स प्रोबेबिलिटी भी देखी जाती है कि ग्रुप में कितने चेंजेस आ सकते हैं, किस तरीके का चेंजेस आ रहा है, तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी को कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ तक ये थे मॉडल्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। आई होप आपको ये मॉडल समझ आए होंगे। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू।